हेलो गाइस, आज हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज स्टडी करेंगे। व्हीटस्टोन ने रेसिस्टेंसेस का एक ब्रिज अरेंजमेंट बनाया जिसे हम व्हीटस्टोन्स ब्रिज कहते हैं। ये यहाँ पर शो किया गया है। रेसिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज किया एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। यहाँ पर इसमें 4 रेसिस्टेंस को पैरेललोग्राम की साइड्स पे अरेंज करते हैं हम लोग, और पैरेललोग्राम के एक डायगोनल पर सेल को जोड़ा जाता है और दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज कहते हैं। इस अरेंजमेंट में एक तो अननोन रेसिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है। बाकी 3 रेसिस्टेंस हम लोग इस तरह से चूज करते हैं कि डायगोनल आर्म जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें करंट ना फ्लो करे, मींस उसमें करंट 0 हो। और जब डायगोनल आर्म में करंट 0 होती है तो हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। इस बात को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट्स C एंड D इज 0 और VC इज इक्वल टू VD। अब बैलेंस्ड ब्रिज में हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट बाहर आई, I करंट ही वापस नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी। इस जंक्शन पर बाइफर्केशन हुआ, यहां पर से करंट I1 चली गई रेसिस्टेंस पीक में और R में I2 चली गई। जंक्शन C पर पहुंचे, यहां पर कोई करंट नहीं जा रही, IG इज इक्वल टू 0 बिकॉज ब्रिज इज बैलेंस। तो I1 करंट इधर से पास करेगी। सेम वे I2 करंट यहां पर आई और डायगोनल में कोई भी करंट पास नहीं कर रही है तो I2 करंट इधर चली जाएगी। दोनों यहां मिलकर के फिर से I बना देंगे। इस तरह से करंट इसमें फ्लो करेगी। अब हमने यहां पर 2 मैश बना ली हैं, मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, और उसमें हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं दोनों मैश में। तो देखिए, A से D पर चले, रेसिस्टेंस मिला R, करंट है I2, सेम डायरेक्शन तो लिखा I2 R। फिर इसके बाद D से C पर गए, कोई रेसिस्टेंस नहीं, C से A पर आए, रेसिस्टेंस मिला P, करंट I1 अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस I1 P। और इस लूप को कंसीडर करें तो कोई भी EMF नहीं है तो हमने लिख दिया 0, जिसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं I2R इज इक्वल टू I1 P से इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैश 2 को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखें मैश 2, इसमें क्या है, यहां से चले हम लोग D से B पर, रेसिस्टेंस मिला S, करंट I2 तो लिखा I2 S। फिर इसके बाद B से C पर गए, रेसिस्टेंस मिला Q, करंट I1 अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस I1 Q इज इक्वल टू, इस मैश में कोई भी EMF नहीं है तो लिख लिया 0। इसको लिखेंगे I2S इज इक्वल टू I1 Q। ये इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशंस 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो उसके रेसिस्टेंस में ये रिलेशन होगा। आउट ऑफ दिस अगर हमें 3 नोन है तो एक अननोन हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं इजीली। बैलेंस्ड ब्रिज में इस डायगोनल में करंट फ्लो नहीं करती है। यहां पर बैलेंस्ड ब्रिज में अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो उससे बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए इन दोनों डायगोनल्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। डायगोनल्स AB एंड CD are और यहां पर हमने जो ये P और Q रेसिस्टेंस लगाए हैं इस साइड में पैरेललोग्राम की, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म।
इस तरह से हम किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज की हेल्प से डिटरमिन कर सकते हैं। ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज पर बेस्ड फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेसिस्टेंस। ये देखिए यहां पर 4 रेसिस्टेंस हैं और डायगोनल आर्म में ये 5 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें ये कह रहा है करंट इज 0, IG इज 0। ये करंट यहां से आती है से I करंट और दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई, I1 और I2। इसने कहा इस आर्म में करंट नहीं जा रही है तो I1 करंट इधर से पास कर जाएगी दिस वे और I2 इधर से आ जाएगी, क्योंकि इधर पे कोई नहीं जानी ये करंट इधर आकर के फिर से I यहां पर हो गई और इधर वापस चली गई। तो ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज का ही स्ट्रक्चर है। व्हीटस्टोन्स ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर बैलेंस्ड ब्रिज है तो दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और यहां पर ब्रिज बैलेंस है क्योंकि ये कह रहा 5 ओम रेसिस्टेंस में यानी कि डायगोनल आर्म में नो करंट इज फ्लोइंग। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एज नो करंट फ्लोस थ्रू 5 ohm resistance which is diagonal arm of a Wheatstone's bridge। इसका मतलब क्या होगा? ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो बैलेंस ब्रिज में हम लोग क्या लिखेंगे? x अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 6। सो वी हैव x इज इक्वल टू 6 आंसर। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें इन्होंने कहा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये हमको नेटवर्क एक दिया हुआ है और इन्होंने कहा हमसे कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखें ओवरऑल 5 रेसिस्टेंस हैं और इनको अगर हम रीअरेंज करें तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन रहा है, वो भी बैलेंस्ड। ये यहां पर मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है व्हीटस्टोन्स ब्रिज के फॉर्म पर। जरा देखें, दोनों को हम लोग टैली कर रहे हैं। यहां पर A और C के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, A और C के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, C और D के बीच में 5 ओम लगा हुआ है। फिर यहां से देखें C और B के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो 2 ओम लगा दिया यहां पर। और यहां पर देखें A और D के बीच में 2 ओम और D और B के बीच में 4 ओम। ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज का स्ट्रक्चर बन गया। A और B के बीच में 4 वोल्ट लगा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर हमने व्हीटस्टोन्स ब्रिज में देखा था कि ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब उसके रेसिस्टेंस में रेशियो होगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहां पर ये रिलेशन बन रहा है, द रिलेशन होल्ड्स गुड ओवर हियर, और हम लोग कहेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड ब्रिज में डायगोनल आर्म में करंट फ्लो नहीं करती है। जब डायगोनल आर्म में करंट नहीं फ्लो करेगी तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग हटा सकते हैं और यहां पर लिखेंगे द ब्रिज इज बैलेंस्ड सिंस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, सो 5 ओम रेसिस्टेंस इज इनइफेक्टिव एज देयर इज नो करंट इन इट। जब करंट ही नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं। ये मैंने 20 से 5 ओम का रेसिस्टेंस हटा दिया। अब यहां पर 1 और 2 सीरीज में और इनके साथ पैरेलल में ये 2 और 4, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 4 6। तो लिखेंगे 3 इंटू 6, पैरेलल में है ना, 3 प्लस 6। ये 2 ओम का रेसिस्टेंस आ गया, जिससे करंट हमारी कितनी आएगी? यहां पर लिखेंगे नेट ईएमएफ अपॉन आर इफेक्टिव 2, इट विल बी 2 एम्पियर आंसर। अब हम मीटर ब्रिज स्टडी करेंगे। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज से हम किसी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस निकालते थे।
यहां पर भी किसी कंडक्टिंग वायर का हम रेसिस्टेंस निकालते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इसमें 1 मीटर लेंथ की मैग्नेट या कंस्टेंटेन की वायर होती है, हैंस द नेम मीटर ब्रिज। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पर ये मेटालिक स्ट्रिप हैं, 1, ये 2 और ये 3 कॉपर की स्ट्रिप है जो वुडन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई होती हैं। इसमें ये 1 मीटर लेंथ की एक वायर जुड़ी हुई होती है, मैग्नेट की या कंस्टेंटेन की बनी होती है। बीच में यहां पर 2 गैप होते हैं। इसमें हम लोग एक रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस जो हमें डिटरमिन करना है, उसको लगाते हैं और यहां पर नोन रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं इन गैप में। अब इसका कनेक्शन देख लें, व्हीटस्टोन्स ब्रिज की तरह ही है बिल्कुल। ये देख लें, ए और बी इन दोनों के बीच में एक सेल लगा हुआ है। ये देख लें, ये जैसे यहां पर ए और बी के बीच में एक सेल लगा और एक की लगी हुई है, तो यहां पर हमने की लगा दी। ये देख लें, एक की लगी हुई है K1। अब यहां पर देखें, ए और सी के बीच में रेसिस्टेंस लगा है P और सी और बी के बीच में रेसिस्टेंस लगा हुआ है Q। सेम वे यहां पर देखें, ये जो 1 मीटर की वायर है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें C से, तो एक रेसिस्टेंस ये हो गया P और C से लेकर के B तक का ये वाला रेसिस्टेंस हो गया Q, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे वाली आर्म की बात करें, AD, यहां पर रेसिस्टेंस R लगाए। ये देख लें, A और D के बीच में रेसिस्टेंस R लगाए इस गैप में। D और B के बीच में रेसिस्टेंस S लगा हुआ है। यहां पर देखें, S लगा हुआ है रेसिस्टेंस कहां पे, D और B के बीच के गैप में लगा हुआ है, इस तरह से। फिर यहां डायगोनल की बात करें, C और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और की K2 लगी हुई है। ये देख लें, C और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और की लगी हुई है K2। प्रिंसिपल वही है व्हीटस्टोन्स ब्रिज वाला। बैलेंस ब्रिज में क्या होगा, ये रेशियो आर्म्स P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। अब ये कनेक्शन लगा करके की को ऑन कर देते हैं और ये जॉकी की हेल्प से यहां पर नल पॉइंट की पोजीशन हम लोकेट करते हैं। नल पॉइंट वो वाला पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, यानी कि डायगोनल आर्म में करंट 0 हो जाए। सपोज करें ये इस पॉइंट पर आता है J पर, और इसकी लेंथ यहां पर हमने मान ली J तक की लेंथ कितनी है, L, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L, क्योंकि पूरी वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। यहां पर रेसिस्टेंसेस देखें, जो हमने नल पॉइंट लोकेट किया है, जॉकी को जब यहां लगाएंगे तो जॉकी ने इस पूरी वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रेसिस्टेंस हो गया P और दूसरा हो गया रेसिस्टेंस Q। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो P का रेसिस्टेंस हमने ले लिया रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, और रिमेनिंग पार्ट जो Q है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो P अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन 100 माइनस L। अब हम जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट को लोकेट करेंगे। से ये पॉइंट C पर आ गया, उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रिज विल बी बैलेंस, यानी कि इस डायगोनल आर्म में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, और इस पॉइंट से ये वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये P रेसिस्टेंस, ये Q रेसिस्टेंस, और इनका रेशियो L अपॉन 100 माइनस L। बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, ये रेशियो आर्म P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S, वो हमने यहां पे लिख लिया। ये तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज है ना। अब इसके बाद P अपॉन Q की वैल्यू हमने लिखी L अपॉन 100 माइनस L। यहां पर एक रूलर लगा होता है जिसकी हेल्प से ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे, L, वो यहां रखेंगे और यहां 100 माइनस L विल बी इक्वल टू R अपॉन S। रेसिस्टेंस बॉक्स से इस रेसिस्टेंस यानी S की वैल्यू नोट कर लेंगे। अब S हमें पता है, L की रीडिंग हमने वहां से रूलर से ले ली है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अननोन रेसिस्टेंस जो हमने इस गैप में लगाया हुआ था उसकी वैल्यू हम इजीली वर्कआउट कर लेंगे। ये मीटर ब्रिज पे पहली प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A. If now resistance of 5 ohm is connected in series with Q, ये सेकंड कंडीशन बता रहा है। With Q, the null point occurs at 50 centimeter. Determine the values of P and Q. P और Q दोनों रेसिस्टेंस हमें वर्कआउट करने हैं। प्रॉब्लम आप नोट कर लें तो हम लोग सॉल्व करें इसको। फिर
ये फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें नल पॉइंट आ रहा है 60 सेंटीमीटर पर। उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 माइनस 60 40 से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या है, ये कह रहा है Q के साथ सीरीज में हमने 5 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ दिया। तो ये देखें केस 2, इस कंडीशन में क्या कह रहा है P अपॉन Q प्लस 5। तो कितना आया, 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आया, दिस वे, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन हो गए। हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखें, इट विल बी इक्वल टू Q प्लस 5 अपॉन Q इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 इंटू 1। सो इट वर्क्स आउट टू बी 3 और 2। तो लिखेंगे 3Q इज इक्वल टू 2Q प्लस 10, जिससे आएगा Q इज इक्वल टू 10 और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो कितना आ गया, P विल बी इक्वल टू 10 इंटू 60 अपॉन 40। तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये आ गया 15। तो P कितने के बराबर हो गया, P इज इक्वल टू 15 ओम एंड Q इज इक्वल टू 10। ये हमने आंसर वर्कआउट कर लिया। ये मीटर ब्रिज के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 33.7 सेंटीमीटर पर फर्स्ट केस में नल पॉइंट मिलता है, यानी कि ब्रिज बैलेंस होता है। ऐसे में ये लगे हुए रेसिस्टेंस। अब कह रहा है इफ नाउ ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द Q, इसके साथ हमने एक 12 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया, तो डेफिनेटली इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, तो नल पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब नल पॉइंट की पोजीशन कौन सी बता रहा है, 51.9 सेंटीमीटर फ्रॉम A चेंज हो गई। तो इसने कहा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस P एंड Q। आप प्रॉब्लम नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले केस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो नल पॉइंट कहां पर आ रहा है, 33.7 पर। तो हम लोग लिखेंगे केस 1, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस ब्रिज में कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7, जिससे आएगा 33.7 अपॉन 66.3 से इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में इसने क्या किया, Q के साथ 12 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। तो 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल with resistance Q। तो Q इफेक्टिव कितना हो जाएगा, लिखेंगे Q इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 12Q अपॉन 12 प्लस Q, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये Q इफेक्टिव इस गैप में लगा हुआ है और ब्रिज को फिर से बैलेंस किया गया, तो नल पॉइंट कहां पर आ रहा है, 51.9 सेंटीमीटर पर। तो सेकंड केस भी लिख लेते हैं, केस 2। इसमें क्या होगा, फिर से P अपॉन Q इफेक्टिव, P अपॉन Q इफेक्टिव कितना आ जाएगा, P 12 प्लस Q और यहां पर 12Q इज इक्वल टू 51.9 और ये होगा 48.1 से इक्वेशन नंबर 3।
ये Q इफेक्टिव की वैल्यू लिखी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से, और वैसे ही किया P अपॉन Q इज इक्वल टू दिस मच। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यूज P अपॉन Q की यहां पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल वर्क आउट टू बी 12 प्लस Q अपॉन 12, और P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है 33.7 अपॉन 66.3, एंड यहां पर 51.9 अपॉन 48.1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और Q की वैल्यू वर्कआउट करेंगे, एंड Q वर्क्स आउट टू बी 13.5 ओम, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, P विल बी इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 इंटू Q इज 13.5, और हमारे पास आंसर आ गया 6.86 ओम।